जय हिंद आप सभी को। आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में बात किया था मौलिक अधिकार भाग 1 की। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार भाग 2 की। इसमें पूरा मौलिक अधिकार को हम खत्म करेंगे तथा भारतीय संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा है। इसको हमने 2 पार्ट में बांटा था। पार्ट 1 को हमने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 22 तक रखा था। बाकी अनुच्छेदों को आज 35 तक कंप्लीट कर देंगे। 2 पार्ट में वीडियो है मौलिक अधिकार की, इसको हम आज पूरा कंप्लीट करके देखते हैं। चलिए आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आर्टिकल 22 का फोर्थ में क्या है। फोर्थ में निवारक विरोध अधिनियम, जिसे इसका मुख्य उद्देश्य है किसी भी अपराधी को अपराध करने से रोकना, ना कि उसको सजा देना। इसको सरकार नजरबंद मतलब होता है कि समाज में मिलने ना देना, अतः किसी होटल में जाने न देना, समाज में न मिलने देना तथा कहीं भीड़ भड़ास संगठन वाले इलाकों में उसे न जाने देना। और इसी निवारक विरोध अधिनियम के कारण पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को 3 महीने के लिए गिरफ्तार कर सकती है। चलिए अब इसमें कुछ देखते हैं कि इसका प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम पहला जो आया वो 1972 में समाप्त कर दिया गया। ठीक, कब किया गया? 31 दिसंबर 1972। तो इसका मान लीजिए कि 1973 लगने वाला था, उससे पहले इसको समाप्त कर दिया गया। फिर दूसरे में देखते हैं मीसा। मीसा क्या है? इतना है मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसमें पुलिस का मुख्य उद्देश्य होता है कि सर्वाधिक दुरुपयोग होने आतंकवादी इसका सर्वाधिक दुरुपयोग करने लगे, जिसके कारण इसको 1971 में मीसा को लाया गया, जिसके दुरुपयोग होने के कारण 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। कब किया गया? 1978 में इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए सेम उसी प्रकार दूसरे को समझते हैं। राष्ट्र का होती है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इसे 1980 में लाया गया है। 1980 में ये लाया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ही पुलिस किसी भी अपराधी का इनकाउंटर करती है। क्या करती है? किसी भी अधिकारी का इनकाउंटर करती है। अगर आप गलती करते हैं तो आप उत्तर प्रदेश सरकार की जैसे आप इनकाउंटर कर दिए जाएंगे, है ना। इसके अपराध करना एक गलत बात है। ठीक, चलिए देखते हैं टाडा। टाडा क्या? टेररिस्ट्री एंड डिस्ट्रीप्राइड एंड एक्टिविटीज। इसमें ये आतंकवादियों के विरुद्ध लाया जाता था। ये अधिनियम 1985 में लाया गया। किसके खिलाफ लाया जाता है? तो आतंकवादियों के खिलाफ। आतंकवादी मतलब होता है कि जो देश के विपरीत एवं देश के कानूनों के विपरीत अपना कार्य करें, एकदम नकारात्मक विचार देश में रखें। इसका ज्यादा दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 को इसे भी समाप्त कर दिया गया। चलिए इसका चौथा देखते हैं। चौथा में कोडा, प्रिवेंटेशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसको 2000 एक्ट में ये आतंकवादी के विरुद्ध लगाया जाता है। किसके विरुद्ध? आतंकवादी पर लगाया जाता है। किसके ऊपर लगाया जाता? आतंकवादी के ऊपर लगाया जाता है। प्रारंभ 2001 में हुआ, लेकिन खत्म समाप्त इसको 2004 में कर दिया गया। इसका भी बहुत दुरुपयोग होने लगा, जिसके तहत भारत सरकार ने इसको 2004 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। चलिए समझते हैं श्रेणी 3 को। मैंने शुरू में ही बताया था कि आर्टिकल 32 से 35 तक में हम 7 श्रेणी में बांटे। कितनी श्रेणी में? 7 श्रेणी में बांटे। 2 श्रेणी पढ़ चुके हैं, तीसरी श्रेणी हम पढ़ने वाले। तीसरी श्रेणी में है अनुच्छेद। चलिए जो हमने तीसरी श्रेणी की बात किया था, शोषण के विरुद्ध। कौन सा? शोषण के विरुद्ध। शोषण का विरुद्ध जो है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक है। आर्टिकल 23 में है जबरदस्ती श्रम। जबरदस्ती श्रम में बलात् श्रम, जिसको राष्ट्रीय मुद्दे में बेकरारी कराया जा सकता है। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 साल से कम बच्चों से गलत काम करवाना एवं खतरनाक फैक्ट्री में तथा खतरनाक काम करवाना। जैसे 14 साल के कम उम्र के बच्चों को
किसी फैक्ट्री अथवा किसी बहुत जहाँ बहुत केमिकल का प्रयोग होता हो, जैसे माचिस का, बारूद का हो गया, शराब वराब का ठेका हो गया, जहाँ खतरनाक हो, जहाँ उसके विभिन्न प्रकार की जैसे आँख, कान, नाक कुछ भी खराब हो सके, वहाँ काम कराने पे इसमें अनुच्छेद 24 के तहत आपको गलत साबित किया जाएगा। चलिए अब हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करते ही हमारा श्रेणी 4 है। ये क्या है? ये श्रेणी 4 है। श्रेणी 4 के अनुच्छेद 25 में है कि किसी भी धर्म की स्वतंत्रता है, किसी भी भारत में किसी भी धर्म के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। जैसे सिख में कृपाण, हिंदुओं में टीका, मुस्लिमों में दाढ़ी, मुस्लिमों में दाढ़ी, कोई रोक टोक नहीं है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते, कि आप हिंदू तो टीका नहीं लगा सकते, आप सिख हो तो कृपाण नहीं कर सकते। आपको एकदम फुल इजाजत है कि आप मौज मस्ती के साथ अपना धार्मिक काम कर सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता है। सामूहिक धर्म की स्वतंत्रता, मान लीजिए आप सड़क पे बैठ के नमाज भी पढ़ सकते हैं, कहीं समूह में यज्ञ, हवन इत्यादि चीज, पूजा पाठ एकदम खुले में कर सकते हैं। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27, धार्मिक कार्य पे टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जैसे कोई धर्म का एक कार्य चल रहा है, किसी मंदिर में कार्य चल रहा है, वहाँ सरकार अपना टैक्स नहीं लगाएगी। टैक्स 4 प्रकार के सरकार लेती है, जिसमें लेती थी, जिसमें से 2 हटा दी, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उसमें जीएसटी था, उसका हम एक अलग सा टॉपिक बनाएंगे। चलिए आर्टिकल 28 की बात करते हैं। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी स्कूल है, उसमें किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। मेरा बताने का अर्थ ये है कि जैसे कोई स्कूल है सरकारी, वहाँ ये नहीं बताया जाएगा कि आप गीता पढ़िए, कि आप नमाज पढ़िए, ये वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर पढ़ाया जाता है तो वहाँ सरकार का एक विरोध वो करेगी, जिसमें से कानूनी कार्रवाई करेगी सरकार, ठीक। और संस्कृत एक न कि हिंदुओं की भाषा है, न कि मुसलमानों की भाषा है। जैसे सेम अरबी एक भाषा है, वैसे ही संस्कृत एक भाषा है। कुछ लोगों का मानना होता है कि संस्कृत हिंदुओं का भाषा है, उर्दू मुसलमानों की भाषा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आर्टिकल 29 की बात करते हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यों के हितों का संरक्षण, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी को भी कहीं भी आने जाने से नहीं रोक सकते हैं। कह रहे तुम हिंदू धर्म में से हो, तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम मुस्लिम धर्म में से हो, यहाँ नहीं जाओगे, तुम इस स्कूल में नहीं आओगे, इसका एकदम खुलेआम विरोध करना है, ठीक। चलिए आर्टिकल 30 को समझते हैं। आर्टिकल 30 में है आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों का शिक्षा का संरक्षण। अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संरक्षण। जैसे मान लीजिए कोई धर्म के आधार पे बहुत कम है, जैसे मान लीजिए ईसाई धर्म, सिख धर्म, उनको ये नहीं कहा जा सकता कि तुम इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो, किस मदरसे में नहीं पढ़ सकते हो। उनको जहां मन पड़े वो वहां जाके पढ़ाई अपना कर सकते हैं। उसे किसी संस्था ने रोका नहीं जा सकता है अगर वो जाना चाहे। ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं इसका जो ये चौथी श्रेणी थी। कौन सी श्रेणी थी? ये चौथी श्रेणी थी। जो आर्टिकल 31 है इसमें है पिता की संपत्ति का अधिकार। पिता की संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है तथा 44वां संविधान संशोधन में हटा दिया गया है। अगर इसको अनुच्छेद 31 को हटाएगा तो इसको कहीं ना कहीं जोड़ा गया होगा। ये जोड़ा कहाँ गया? ये 300 का अनुच्छेद में
अनुच्छेद में जोड़ा गया, और 300 का में इसे कानून का अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कानून का अधिकार। अनुच्छेद 31 को पिता की संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया। सरकार ने 24वां संविधान संशोधन 1978 में किया तथा इसको हटा दिया। कब किया? 1978 में। इसको 24वां संविधान संशोधन को 31 में हटाने के बाद 300 का के रूप में इसको रखा गया संविधान में। 300 अनुच्छेद का में रखा गया तथा 300 का को कानून का अधिकार के रूप में इसे समाज में एवं संविधान में रखा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में है। ये मूल अधिकार बनाने का कार्य करता है। मूल अधिकार बनाने का कार्य करता है। अगर जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है तब वो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है तथा सुप्रीम कोर्ट इसमें 5 रिट जारी करती है। कितनी रिट जारी करती है? 5 रिट जारी करती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इसका मूल अधिकार बनाने का कार्य करती है। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन करता है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी याचना दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करती है। इसको अभी समझाता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कह के संबोधित किया है। क्या कह के? संविधान की आत्मा। चलिए बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है अगर कोई भी अपराधी है अगर उसे पुलिस पकड़ती है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना रहेगा। कहाँ? न्यायालय प्रस्तुत सशरीर। इसको अपने कर लेना। ठीक है। दूसरे में है परमादेश। परमादेश में है कि अगर कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति से घूस मांगता है तो उसके खिलाफ लाया जा सकता है। अधिकारी के खिलाफ जैसे मान लीजिए कोई भी अधिकारी किसी भी व्यक्ति से घूस मांगने लगा कि बोलने लगा कि अगर तुमको आवाज चाहिए तो मेरे को इतना पैसा दो कि इतना दो। ये अगर कुछ करता है तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ परमादेश का आदेश देती है। अधिकारी परीक्षण का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी अधिकार के लिए अधिकृत नहीं है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अधिकारी परीक्षा लाती है। क्या लाती है? कोई भी अधिकार के लिए अधिकृत नहीं है तब यशी लाती है। चलिए उत्प्रेषण समझते हैं। उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों एक तरह के। अगर किसी यस्सी के ये दोनों अधिकार न्यायालय तब लाती है जब निचली
फैसले अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। कब लाती है? जैसे मान लीजिए आपने कोई दो लोग लड़ने में एक ने जिसको कुछ पैसा रुपए घूस दे दिया तथा दूसरे वाले को संदेह हो गया, वो अगर चाहे तो अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ देती याचिका दायर करता उत्प्रेषण और प्रच्छेद के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे को दोबारा रीचेक करेगी अपने अनुसार। ठीक है, चलिए अब अगले में समझते हैं अनुच्छेद 32। जो हमारा अनुच्छेद, एक मिनट रुकिएगा, आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल की स्थिति में भी वंचित नहीं किया जा सकता है। जो हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है, इसमें हमारे आपातकाल में भी वंचित नहीं किया जा सकता। आपातकाल की चर्चा भाग 17 में है। आपातकाल भारत में आर्टिकल 352 के तहत लगती है। किसके तहत लगती है? 352 के तहत आपातकाल लगता है। और यस्सी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है। कब यस्सी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है? जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही इसका ये कहा है। 2-4 बार प्रश्न पूछा तथा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहा है ना। चलिए अब अगले को देखते हैं। जो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 में किसी भी गुप्तचर मीडिया आदि लोगों का न्यायालय मूल अधिकार को सीमित कर मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। ठीक, सीमित कर सकती है। सेम उसी प्रकार है कि अनुच्छेद 34 में है कि सुप्रीम कोर्ट या एससी भारत में मार्शल लॉ लागू करा सकती है। आर्टिकल 35 में है कि मूल अधिकार को विधि से चर्चा है। चलिए अब इसको एक राउंड समझ लेते हैं। आर्टिकल 30 में गुप्तचर मीडिया आदि लोगों पर न्यायालय कुछ अधिकारों में मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। जैसे मान लीजिए कोई आपातकाल की स्थिति चल रही है, उसमें मीडिया अगर अपना पत्र छापने लगा तो प्रेस ऑफ सेंसरशिप लग गया, उसमें मीडिया को कुछ मूल अधिकारों को छीन लिया जाएगा। सेम उसी प्रकार आर्टिकल 34 में है कि एससी मार्शल लॉ भारत के किसी भी क्षेत्र में लागू करा सकती है। और आर्टिकल 35 में मूल अधिकार को विधि से बनाने की और तथा श्रेणियों में बांटने की चर्चा की गई है। अब इसमें बांटे कितने, हमने 7 श्रेणी में बांटा है, बाकी टीचर अलग अलग अपने हिसाब से बांटते रहते हैं ना। पहले में समता का अधिकार पढ़ाया आपको, दूसरे में स्वतंत्र अधिकार, तीसरे में शोषण के विरुद्ध, चौथे में धार्मिक अधिकार पढ़ाया, 5वें में संवैधानिक अधिकार पढ़ाया, 6वें में मैंने आपको संपत्ति का अधिकार पढ़ाया। चलिए सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 226 एससी 32 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मूल अधिकार के रक्षक हैं। कौन है? मूल अधिकार के रक्षक हैं।
32 में सुप्रीम कोर्ट है, कौन सी कोर्ट है? 32 में सुप्रीम कोर्ट है, 226 के तहत हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट किसी भी प्रदेश में एक होता है, जबकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले में होती है ना, जिसमें से अनुच्छेद 15, 16, 19 और 30 केवल भारतीयों को मिलते हैं। मैंने क्या क्या बोला? 15, 16, 20, 29 केवल भारतीयों को मिलते हैं, भारतीयों को मिलते। चलिए, इस प्रकार हमारा मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार को कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं किया जा सकता। मूल अधिकार पे अगर संसद किसी भी प्रकार का कुछ नियम लाती है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चाहे तो उसमें रोक लगा सकती है ना। और आज हमारा भाग 3 भारतीय संविधान का भाग 3 पूरा कंप्लीट हुआ, मौलिक अधिकार। अब हम अगले में भाग 4 की चर्चा करेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तुम्हारी हर तकलीफों का मैं एक मुकम्मल जवाब दूं, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ।